नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमुद बाला, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य से आज इस पटल पर उपस्थित हुई हूँ। रजनी साहू का बहुत बहुत धन्यवाद। एक साहित्यिक पटल जहाँ भी रहता है वहाँ पर उपस्थित होने का आनंद ही कुछ और होता है। साहित्य जहाँ है, साहित्यिक रचनाएं जहाँ हैं, वो ज़िंदगी से जुड़ जाती हैं और साहित्य के साथ अपनी कविताओं को, अपनी हिंदी को सामने रखते हुए बहुत आनंदानुभूति होती है। आज मैं सुधा साहित्यिक मंच पर उपस्थित हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आइए, इस पटल पर आप सभी जुड़ेंगे तो हिंदी भी आगे बढ़ेगी। हिंदी की मशाल को लेकर मैं आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। रजनी साहू, नमस्ते। आपके इस पटल पर आपका स्वागत है। आइए और भी कुछ लोग जुड़ जाते हैं, तब तक मैं थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ। मैं यहाँ हैदराबाद में हूँ और यहाँ हैदराबाद में एक व्याख्याता हूँ। मेरा प्रथम विषय वनस्पति शास्त्र है, लेकिन मैंने हिंदी में एमए और डीलिट की इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे और उनकी संतुष्टि के लिए मैंने पहले हिंदी को चुना। लेकिन हिंदी मेरे अंदर रच बस गई है क्योंकि बचपन से ही साहित्यकारों से साक्षात्कार होता रहा। मेरे घर में साक्षात्कार आते रहे, साक्षात साहित्यकार, और उनसे जब जुड़ाव हो गया तो हिंदी को तो रचना और बसना था ही। उसके बाद मैंने हिंदी के बाद मैंने रसायन शास्त्र में इसलिए एमएससी किया क्योंकि नियुक्तियां नहीं हो रही थी, तो हम लोगों को क्लासेस भी लेने पड़ते थे और प्रैक्टिकल्स भी लेना पड़ता था। तो इसलिए बाद में मैंने केमिस्ट्री में भी किया। अभी यही सिलसिला जारी है, पढ़ाने का, पढ़ने का, सीखने का, यह सभी सिलसिला जारी है। और पढ़ने का तो ऐसा अनुभव है कि हम सारी उम्र पढ़ सकते हैं, सारी उम्र पढ़ा सकते हैं और सारी उम्र सीख भी सकते हैं। इसलिए आज मैं आपके पटल पर उपस्थित हुई हूँ। हम लोगों ने हिंदी दिवस मनाया है और ये हिंदी का पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से हिंदी के लिए सिर्फ एक दिन निश्चित करना सही नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हमारी राजभाषा भी है, लेकिन अफसोस की बात है कि सब कुछ होते हुए भी हिंदी राष्ट्रभाषा बन नहीं पाई। राजनीति कुछ ऐसी है कि गलियारे में फंसकर 10-10 वर्ष के अंतराल में यह फंसती चली गई, फिर भी आगे बढ़ती रही। साहित्यकारों ने अपनी अपनी मशाल जलाई और अभी तक हम आज 74 साल के बाद यहाँ तक पहुँच गए। हिंदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 1917 में भरूच, गुजरात में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। तत्पश्चात 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया तथा 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संवैधानिक संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। भारत सरकार
राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1960 में आयोग की स्थापना के बाद 1963 से राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। तत्पश्चात 1968 से राजभाषा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। यह हम सभी जानते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के तहत राजभाषा संसदीय समिति 1976 में गठित की गई थी। राजभाषा नियम की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा नीति बनाई जाकर के लागू की गई। राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा राजभाषा के शासकीय कार्यों नियमन हेतु प्रावधान किए गए। 3 भाषाई क्षेत्र बनाए गए, जिसके तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, उत्तरांचल, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली एवं अंडमान द्वीप समूह तथा उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र और इसके बाद कुछ और संघीय क्षेत्र रखे गए। अदिति साहू, हरिदत्त गौतम जी, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप जैसे साहित्यकारों से जुड़कर मुझे भी अच्छा लग रहा है। आइए, आज का विषय है हिंदी भाषा का मूल्यांकन और उसके तहत मैंने यह बताना शुरू किया है कि हिंदी का प्रावधान कब से गठित किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि राजभाषा में प्राप्त पत्रों के जवाब 100% राजभाषा में दिए जाएं। अन्य भाषा में प्राप्त पत्रों के जवाब क्षेत्र क में हिंदी तथा अंग्रेजी में, ख में 60% हिंदी अंग्रेजी व शेष अंग्रेजी में तथा ग में 40% हिंदी अंग्रेजी तथा शेष अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं। यह आंकड़ा इस प्रकार से तैयार किया गया कि उस क्षेत्र में जितने बोलने वाले थे उनकी बोली के हिसाब से क्षेत्र बनाए गए और उसके बाद ये आंकड़े तैयार किए गए। राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। साथ ही राजभाषा नियम 1976 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन मासिक, त्रैमासिक एवं अर्धमासिक, अर्धवार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करता है तथा अपनी समेकित रिपोर्ट संसदीय राजभाषा समिति, जिसमें कि 30 सदस्य होते हैं, 10 राज्यसभा से और 20 लोकसभा से, ये सभी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो कि समय समय पर विभिन्न विभागों का दौरा कर वस्तु स्थिति का अध्ययन करती है तथा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा संबंधी एक त्रैमासिक बैठक का प्रावधान पिछली तिमाही में किए गए कार्यों, पत्राचार, तिमाही में आयोजित कार्यशाला एवं राजभाषा के प्रशिक्षण संबंधी उपलब्धता एवं परिमार्जन हेतु सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु किया गया है। राजकीय विभागों में राजभाषा के प्रयोग हेतु सर्वाधिक प्रभावी प्रक्रिया पत्राचार है, क्योंकि उसी के आधार पर फाइलों में टिप्पणियां लिखी जाती हैं। अतः जब भी त्रैमासिक पाठकों में विचार विमर्श होता है, तब सबसे ज्यादा सूक्ष्म विश्लेषण त्रैमासिक पत्राचार पर होता है। आंकड़ों की निगरानी भी होती है। कठिनाइयां सामने आती हैं तो उस सुधार हेतु उसके उपाय भी ढूंढे जाते हैं, ताकि राजभाषा का अधिकाधिक प्रयोग पत्राचार में बढ़ाया जा सके। विभाग प्रमुख की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों में विभाग की विभिन्न अनुभागों के जिम्मेदार अधिकारियों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता भी पनपती है कि वह और अधिक बेहतर परिणाम दैनंदिनी पत्रों में राजभाषा के प्रयोग द्वारा दे तथा उसके प्रयास सभी के बीच सराहा जा सके। यह जो टिप्पणी थी वह तो राजकीय कार्यों के लिए निश्चित की गई है और इस टिप्पणी पर कार्यालय अपनी रिपोर्ट भेजता है और उसे इस नियम के तहत
कार्य करना पड़ता है। लेकिन विडंबना यह है कि इसके तहत कार्य होते नहीं हैं, क्योंकि हमारी नसों में अंग्रेजी रच बस गई है। इतने सालों की दास्ता हमारे मस्तिष्क पर हावी हो चुकी है। हमारे बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं वे अंग्रेजी की तरफ इसलिए आकर्षित हैं क्योंकि रोजी रोटी को लेकर अंग्रेजी भाषा जुड़ी हुई है। जहाँ पेट का सवाल आता है वहाँ पर अंग्रेजी भाषा को अपनाना पड़ता है, क्योंकि हमने अभी तक विकल्प ढूंढे ही नहीं है। राजभाषा तो हम बना चुके और राजभाषा कार्यालय में हो उसके नियम को भी हमने लागू कर दिया, लेकिन नियम लागू होते हुए भी राजभाषा को हम कितना सम्मान दे पाते हैं। हमें सम्मान देना चाहिए, मगर हम वो सम्मान हिंदी को दे नहीं पाते, क्योंकि 40 और 45 से ऊपर के जितने लोग हैं वे ही हिंदी से परिचित हैं, और यह सच्चाई है। पहले हिंदी भाषा बोली जाती थी, बीच में उर्दू और इंग्लिश का प्रावधान आ गया। बाद में जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तो देश के 2/3 लोग हिंदी बोला करते थे, इसलिए हिंदी को राजभाषा के लिए चुना गया। लेकिन हिंदी राजभाषा तो बन गई और उस समय के लोगों ने बोलना भी शुरू किया, लिखना भी शुरू किया और अखबार भी निकलने लगे, लेकिन विकल्प ढूंढ नहीं पाए। वह इसलिए क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया अंग्रेजी का वर्चस्व भी बढ़ता चला गया। भाषा कोई भी हो, हमें उसे सम्मान देना चाहिए, चाहे अंग्रेजी भाषा हो या फिर हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हों। क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान बहुत जरूरी है। वह इसलिए कि जो बच्चा स्कूल में जब दाखिला होता है या जब अपने घर के वातावरण में अपने माता पिता के संग जब उसका वार्तालाप शुरू होता है, तब अपनी मातृभाषा में ही उसके अपरिपक्व मस्तिष्क में जो बोला जाता है वो जा कर के उसे समझ में आता है, और उस अपरिपक्वता में मातृभाषा ही सबसे शानदार भाषा है, उसमें ही बच्चा समझता है। लेकिन आगे जैसे ही हम बढ़ने लगते हैं हम अंग्रेजी का दामन थाम लेते हैं, और वह आज के विकल्प में जरूरी हो गई है। इसलिए क्योंकि अगर हम हिंदी को पकड़कर चलेंगे तो अपना पेट, बहुत से लोगों का यह कहना है 80% लोगों का, कि हम अपना पेट भर नहीं पाएंगे। सरकारी नौकरियां मिलती नहीं हैं और जो प्राइवेट जितने भी उद्योग धंधे हैं, जितने भी बाहर की कंपनियां हैं, वे सभी अंग्रेजी को प्राथमिकता देती हैं। इसलिए अगर अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है तो साथ साथ हमें अपनी राजभाषा को भी बढ़ाते रहना चाहिए। हम अगर घर में भी अपनी भाषा न बोलेंगे तो हम तो अंग्रेजी भाषा को लेकर जो चल रहे हैं उसी में सोचना शुरू कर देंगे, और जब हम उस भाषा में सोचेंगे तो हिंदी अपने पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए हिंदी का दामन हमेशा थामना है और हिंदी के दामन को थामते हुए ही आगे बढ़ना है। अंग्रेजी को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि आज समय की मांग है, उसे लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आज कितने प्रतिशत लोग हैं जो अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। हमारे हैदराबाद में 1900 में एक हिंदी विश्वविद्यालय खुला था, आज हिंदी महाविद्यालय है। उसमें हिंदी पढ़ाई जाती थी और जितने बाहर के लोग यहाँ पर आकर बसे थे वे सभी हिंदी मीडियम में पढ़ते थे।
लेकिन सन 2000 से जिंदगी बदल गई, समय बदल गया, बच्चे पढ़ना बंद कर दिए। हिंदी मीडियम में कोई नहीं पढ़ना चाहता था। धीरे 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 उस हिंदी माध्यम को हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि बच्चे भी आगे बढ़ना चाहते थे। बच्चों के माता पिता यह नहीं चाहते कि बच्चे नौकरी ना करें, क्योंकि उन्हें सबसे पहले अपने पेट की चिंता है, और इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर हम ये समझते हैं तो हम हिंदी को हटा नहीं सकते, लेकिन अंग्रेजी को हटा नहीं सकते, लेकिन हिंदी को हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी साथ चलेगी। हमारी बोलचाल की भाषा है। अगर हम हिंदी को बगल में रख देंगे और सिर्फ अंग्रेजी का साथ लेकर चलेंगे तो कहाँ से हिंदी राष्ट्रभाषा बन पाएगी? कभी नहीं बन पाएगी। लोग कहते हैं कि हमारा देश गूंगा है क्योंकि हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये समझदारी अपने में जगानी है कि आज जो समय की मांग है, हम समय को पीछे धकेल नहीं सकते। समय आगे ही चलता है और समय की मांग को देखते हुए अंग्रेजी को साथ लेकर हिंदी को चलना है। आइए एक कविता सुनाती हूँ इसी पर। हिंदी के प्रति सादर भाव, हिंदी के प्रति सादर भाव, यह अब तो और कहीं दिखते नहीं। मनोज कुमार जी, आप मंच पर उपस्थित हैं। आइए हिंदी के लिए एक कविता सुना रही हूँ। हिंदी के प्रति सादर भाव, यह अब तो और कहीं दिखते नहीं। अंग्रेजी से हाथ मिलाते लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं। अंग्रेजी से हाथ मिलाते लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं। यहाँ इसकी कीमत किस्मत पहचानी थी गोरख और कबीर ने। यहाँ इसकी किस्मत पहचानी थी गोरख और कबीर ने। एक तारे की धुन पर बोला था मीरा और रहीम ने। एक तारे की धुन पर बोला था मीरा और रहीम ने। मनोज कुमार जी लिख रहे हैं कि अंग्रेजी को आवश्यक नहीं, एक माध्यम के रूप में देखना होगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसका सम्मान हमें सर्वोपरि रखना है। हिंदी में जीना है और हिंदी में ही मरना है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी को भूल जाओ और सिर्फ हिंदी से आगे बढ़ो, लेकिन ये नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। यह सन 40 का जमाना नहीं है, हम 2020 में हैं। 2020 में जबकि अंग्रेजी का ही वर्चस्व चारों तरफ बढ़ता जा रहा है और प्राइवेट नौकरी बगैर अंग्रेजी के ज्ञान के मिल नहीं सकती, और कितनी नौकरियां सरकार देती है हमें। कॉलेज में 20-20 साल हो जाते हैं लेकिन कोई अध्यापक नहीं आता है, नियुक्ति नहीं होती है। अगर इस समय इस तरह से चलता रहा तो हम हिंदी का दामन पकड़कर कितने दिन चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। इसलिए अंग्रेजी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, नियुक्तियां करनी पड़ेगी, रोजगार देने पड़ेंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हिंदी इसी तरह से बिलखती रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि सिर्फ हिंदी लेकर हम बोलते जरूर हैं, टीवी में बोलते हैं, भाषण देते हैं, मंच पर बोलते हैं, कविताएं लिखते हैं, मैगजीन में लिखते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन हम अपने घर के बच्चों को हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाते हैं। आज मेरे जान पहचान में एक भी घर नहीं है जहां बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। क्यों? हर माँ बाप बोलता कुछ है, करता कुछ है। लोग बोलते हैं हमें हिंदी का साथ चाहिए, हमें हिंदी से आगे बढ़ना है, हिंदी की मशाल लेकर चलनी है, मगर अपने घर में कभी भी बच्चों को हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाते। कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को अंग्रेजी में ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे आगे बढ़ना है। आज कंपटीशन बहुत है। जब पहले 60% नंबर आते थे हमारे टाइम में, तो लगता था कि बच्चा जग जीत लिया।
लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। आज 60% में कुछ होने वाला नहीं, 90% चाहिए, 97% चाहिए, प्रतिशत चाहिए। कहाँ फिर भी कान पे जू ना रेंगी, राष्ट्रभाषा का है यह हाल। बदनाम राजनीति का गलियारा, क्यों दिल यहाँ खिलते नहीं। बदनाम राजनीति का गलियारा, क्यों दिल यहाँ खिलते नहीं। अंग्रेजी से हाथ मिलाते, हिंदी से क्यों मिलते नहीं। सीमा ठाकुर जी, नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। रोजी रोटी के सवाल पर अंग्रेजी का है वर्चस्व यहाँ। रोजी रोटी के सवाल पर अंग्रेजी का है वर्चस्व यहाँ। पेट पालना भूख मिटाना, नहीं इसका कोई विकल्प यहाँ। पेट पालना भूख मिटाना, नहीं इसका कोई विकल्प यहाँ। क्यों हिंदी का अपराध है क्या, कहो हिंदी का अपराध है क्या। क्यों विकल्प वे ढूंढते नहीं, अंग्रेजी से हाथ मिलाते, हिंदी से क्यों मिलते नहीं। और अंतिम बंद देखिए, सुखद वह दिन कब आएगा, सुखद वह दिन कब आएगा, कहलाएगी जब राष्ट्रभाषा। सुखद वह दिन कब आएगा, कहलाएगी जब राष्ट्रभाषा। खुलकर होगी हिंदी की बात और मुस्काएगी हिंदी भाषा। खुलकर होगी हिंदी की बात, मुस्काएगी हिंदी भाषा। है हिंदी वह भाषा कमल, है हिंदी वह भाषा कमल, जिसे दाग पंकिल के लगते नहीं। अंग्रेजी से हाथ मिलाते, हिंदी से क्यों मिलते नहीं। अंग्रेजी से हाथ मिलाते, हिंदी से क्यों मिलते नहीं। यह कविता इसलिए लिखी गई है लोगों को समझाने के लिए कि हिंदी और अंग्रेजी में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी के अलावा कोई और है तो आप उसे भी सीखें। अगर आप नहीं सीखेंगे तो एक दिन ये सारी भाषाएं मरती चली जाएंगी। आज हमने बहुत सी भाषाओं को खो दिया है, उसके जानकार भी नहीं है। जिस प्रकार 15वीं शताब्दी में जब अकबर का शासन चलता था, मुगलों का शासन चलता था, उस समय बिहार से लेकर
झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उस समय जो कानूनी काम होता था वह कैथी भाषा में होता था। आज कैथी के जानकार नहीं हैं। कितनी सारी फाइल जो रखी हुई है, कितने सारे पत्र, कितनी सारी चीजें जो सच्चाई से भरपूर हैं, हम उन्हें पढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कैथी के जानकार नहीं हैं, बहुत कम है। उस समय लगान वसूली का काम, जमीन जायदाद का काम, कानून का काम सब कैथी भाषा में होता था। लेकिन अब कुछ नहीं है, बहुत कम गिनती के नाम मात्र के 4-5 रह गए हैं। उसमें से मैं भी एक हूँ। थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ लेती हूँ। मैंने जानबूझकर सीखा, क्योंकि जमीन के कागजात, लगान के कागजात बहुत लोगों के पुरखों के पास पड़े हुए थे, मगर उन्हें पढ़ना नहीं आता था। इसलिए भाषा सीखना बहुत जरूरी है। हर भाषा अपने आप में समृद्ध भाषा है। हर भाषा एक संदेश देती है और भाषा को कभी मरने नहीं देना चाहिए। हमारा देश विविधताओं का देश है। हमारी संस्कृति बहुत उन्नत है। हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं शायद किसी देश में नहीं है। तरह तरह की बोली है, तरह तरह की भाषा है। आप उत्तर से अगर दक्षिण चले जाएं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दक्षिण की भाषा बिल्कुल अलग है, सीखना पड़ता है। इसलिए तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इतना प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि हिंदी सभी को समझ में आती है और हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा भी है। आइए आगे देखते हैं। यह हमारी विडंबना है कि देश में राजभाषा के रूप में हिंदी को संविधान लागू होने के पूर्व कभी भी आधिकारिक मान्यता नहीं मिली थी। मुगलों के समय राजभाषा के रूप में अरबी, फारसी और कैथी का बोलबाला था, तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी और उर्दू को राजकाज चलाने में प्रयोग किया। दरअसल हिंदुस्तान में खड़ी बोली और हिंदी जनभाषा के रूप में मान्य रही और पुष्ट होती चली गई। अंग्रेजों ने कूटनीति रची। उन्होंने हिंदी को मान्यता नहीं दी, उर्दू को दी। वह किस लिए? क्योंकि उनका तो काम ही लड़ाना था, दो लोगों में लड़ाना और खुद को सामने जीत कर सामने लाना, यही उनकी राजनीति थी। उस राजनीति में फंसती चली गई हिंदी। आज भी सरकार ने राष्ट्रभाषा के रूप में राजभाषा को स्वीकार नहीं किया है, मगर जनता ने इसे राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकार कर लिया है। इसकी व्यापक स्वीकृति शीघ्र इसे विश्व भाषा का दर्जा प्रदान करवा देगी। इसके पीछे देवनागरी का सांस्कृतिक होना भी जरूरी है। संस्कृत सगणक कंप्यूटर पर सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा के रूप में मानी गई है, मगर संस्कृत का प्रचार प्रसार बहुत ही कम है, जिसके कारण उसकी निकटतम भाषा के रूप में तथा व्यापकता की दृष्टि से हमारी राजभाषा हिंदी को उपयोग में लाया जाना निश्चित हुआ है। और यह बात सही भी है, क्योंकि कंप्यूटर पर हिंदी बिल्कुल सटीक बैठती है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज भौतिकवादी हुआ है, उसकी सोच अर्थवादी हो गई है, विश्व बाजारवाद पर चल पड़ा है। तब हमारा देश वैश्विक संस्कृति से अलग नहीं रह पा रहा है। हमने राजभाषा को पूर्णता होते हुए भी बाजारीय अर्थवादी सोच कभी नहीं दी। यही कारण है कि हमारा लेखक याचक है और प्रकाशक दाता। हिंदी की किताब छापना और बेचना लोग घाटे का सौदा समझते हैं। बहुत कुछ सही भी है, क्योंकि कंप्यूटर के ज़माने में आजकल कोई ना तो किताब खरीदता है और ना तो पढ़ता है। रोज किताबें प्रकाशित होती हैं। पहले लाइब्रेरी में जाकर लोग पढ़ते थे। लाइब्रेरी में जगह नहीं मिलती थी बैठने की, लेकिन आज पढ़ने वाले ही बहुत कम हो गए। तो सिर्फ हिंदी भाषा पर दोष क्यों लगाया जाता है?
यह तो अंग्रेजी भाषा पर भी उतनी ही लागू है, क्षेत्रीय भाषाओं पर भी उतनी ही लागू है, क्योंकि पढ़ने वाले ही नहीं पढ़ते हैं। आजकल गूगल बाबा जिंदाबाद, सब गूगल पर देखते हैं, जबकि गूगल पर 70% अगर सही है तो 30% बिल्कुल असत्य लिखा होता है, क्योंकि उन्हें लिखने वाले विद्वान थोड़े ही होते हैं। वे तो इधर उधर से खोज कर लिखते हैं, मगर उसी को अंगीकार कर लिया जा रहा है। तो यह तो वह बात हो गई कि आपका ज्ञान अधूरा है, लेकिन आप एक अपने आप को डॉक्टर कहते हैं। अगर आपका ज्ञान अधूरा है तो आप इलाज कहाँ से ढूंढेंगे? आपको इलाज तो मिलेगा नहीं, लेकिन आप स्वीकार भी नहीं करेंगे कि आपका ज्ञान अधूरा है। इसमें आपकी बेइज्जती है। इस बात को समझना जरूरी है कि हमें हर चीज के लिए कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर पर अगर हम आप निर्भर रहेंगे तो बहुत अपनी संस्कृति से दूर होते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें कंप्यूटर में अंकित नहीं है, फीड किया हुआ नहीं है, क्योंकि उसमें फीड करने वाले, लिखने वाले विद्वान नहीं हैं। वह तो एम्प्लॉई हैं, उन्हें तो काम पर लिया गया है, पैसे देते हैं तो वो लिखते हैं। उनका ज्ञान जितना है उतना ही लिखेंगे, उससे आगे वे कर नहीं सकते। इसलिए अगर कोई यह कहता है कि किताब लिखना, किताब बेचना घाटे का सौदा है, तो यह सही है। हमें पढ़ने की ललक जगानी है। लोगों को पढ़ने की आदत ही छूट गई है। आजकल जब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं, हमें लिखने में अगर 10 मिनट लगता है तो लोग सिर्फ अपने मोबाइल से फोटो खींच लेते, लिखने की जरूरत ही नहीं समझते। नहीं मैडम, हम बाद में पढ़ लेंगे। वो बाद में कब पढ़ेंगे उसका पता नहीं, लेकिन जब एग्जाम आता है, परीक्षा आती है, तब पता चलता है कि लिखने की तो आदत है नहीं। अब कंप्यूटर पर आप परीक्षा नहीं दे सकते, हमारी सरकार अभी इसकी इजाजत नहीं दी है। आपको तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप लिखते ही नहीं हैं, आपको आदत ही नहीं है लिखने की, तो आप लिखेंगे कहाँ से? एक दिन आप परीक्षा देंगे, आपकी यहाँ पे उंगली फूल जाएगी, दूसरे दिन आप बैठ नहीं सकेंगे। 3 घंटे की परीक्षा देना आसान नहीं है। नींव मजबूत होनी चाहिए। शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। शिक्षा नीति अगर इस प्रकार की हो कि बच्चों को शुरू से ही यह शिक्षा दी जाए कि वे जो भी याद करते हैं उसे लिख लिख कर याद करें, तो उन्हें लिखने की आदत पड़ जाएगी। मगर आजकल ये है नहीं। आजकल तो सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, बाजार से लाया, जमाया, टीचर को दिखा दिया, 20 नंबर हैं तो 20 नंबर आ जाते हैं। बहुत आसान हो गई है बात। इसलिए जड़ें मजबूत नहीं है, जड़ों को मजबूत करना है। हमारे समय में जड़ें बहुत मजबूत थी, उन पर बहुत काम किया जाता था, रटाया जाता था। दिन दिन भर हमको बेंच पर खड़ा कर दिया जाता था अगर हम पढ़कर नहीं आते थे, लिखते नहीं थे तो। आज ये चीज नहीं है। अब बच्चे को डांट ही नहीं सकते, समझाने की बात तो बहुत दूर की बात है। बच्चा पढ़ेगा कैसे जब उस पर आप दबाव ही नहीं डालेंगे? और आप अगर दबाव डालेंगे तो माता पिता चले आते हैं। तो बड़ी विडंबना है। पढ़ाई जो है, शिक्षा नीति में बदलाव बहुत ज़रूरी है। पहले स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका जो पढ़ाते थे, माता पिता बीच में नहीं आते थे, इसलिए शिक्षा नीति कुछ अलग तरीके से चलती थी। आजकल वैसा नहीं है। माता पिता को समझना पड़ेगा कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन पर दबाव डालना भी जरूरी है। आजकल अनुवाद की किताबें ज्यादा पढ़ी जाती हैं, अनुवाद ज्यादा चलता है। गीता जैसी सूक्ष्म प्रबंध की किताब होने के बावजूद हम राष्ट्रभाषा के प्रबंधन में कहीं न कहीं चूक गए, और यही चूक राजकीय स्तर पर हुई है। हमारे नीति निर्माताओं ने व्यापक सोच के स्थान पर
भाषाई संकीर्णता और क्षेत्रीयता को तरजीह दी है। फलत 22 भाषाओं को राज्यों की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। हम एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना सके और यही कारण है कि हमें आज राजकीय त्रैमासिक पत्रों के विश्लेषण के माध्यम से अधिकारी कर्मचारियों के राजभाषा हिंदी के विकास में योगदान पर चर्चा करनी पड़ती है। यह हिंदी की जीत है कि जिन क्षेत्रों से हिंदी का विरोध हुआ उन्हीं क्षेत्रों के नाम पर फिल्में रिलीज हुई, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस। करोड़ों का बिजनेस उसने किया उस क्षेत्र में जहां हिंदी से लोग कतराते हैं। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी भावना बदल रही है, क्योंकि हिंदी एक संपर्क की भाषा है। आप दक्षिण में कहीं भी चले जाएं, हिंदी में बात करें, लोग समझ तो जरूर जाएंगे, भले उत्तर न दे सके। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा तो बनना ही चाहिए। इंटरनेट ने दूरियां जरूर कम कर दी हैं। अधिकारियों कर्मचारियों को भाषा की महत्ता समझ में आ रही है और वे यह जान भी गए हैं कि वैश्विक स्तर पर तरक्की के लिए अंग्रेजी बहुत जरूरी भी नहीं है। हमारे देश में विदेशी प्रतिनिधि मंडल जब आते हैं तो सरकारी काम दुभाषीय से होता है, क्योंकि इंग्लैंड अमेरिका के लोगों को छोड़ दें तो ज्यादातर लोग अंग्रेजी नहीं जानते। यह कूटनीति है, क्योंकि बहुत सारे देशों में जैसे चीन है, कोरिया है, उन सभी देशों ने अपने देश में अंग्रेजी को मान्यता नहीं दी, अपनी भाषा को मान्यता दी। रूस, उसने अपनी भाषा को मान्यता दी, क्योंकि राष्ट्रभाषा बहुत समृद्ध होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ता है, वरना देश गूंगा ही कहलाता है। हमारे देश में यही विडंबना रही और इसी को हमें दूर करना है। जब यह दूर हो जाएगा तब राष्ट्रभाषा अपने आप समृद्ध होने लगेगी। शासकीय स्तर पर खासकर तकनीकी, न्यायालय, कर, राजस्व आदि क्षेत्रों में मानक शब्दावली की हिंदी में उपलब्धता नहीं है। बहुत सारे शब्दों को हमने अभी तक अनुवादित नहीं किया है। अगर हम अनुवाद करते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका अनुवाद नहीं हो पाया, वह हिंदी के साथ रच गई है। हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें फारसी के भी शब्द हैं, हिंदी के भी शब्द हैं, अंग्रेजी के भी शब्द हैं, उर्दू के भी शब्द हैं। बहुत सी ऐसे अंग्रेजी शब्द हैं जिनका हमने हिंदी में अनुवाद की बहुत आवश्यकता है। पत्राचार के माध्यम से अपने क्षेत्रों में नए नए प्रयोग से तकनीकी हिंदी शब्दों का विकास किया गया है। तकनीकी शब्दावली आयोग भी प्रयासरत है, यद्यपि एकरूपता का अभाव बना हुआ है। यह एक शुभ शकुन है कि शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों में राष्ट्रीयता की भावना, एक राष्ट्र एक भाषा की आवश्यकता और राष्ट्रीय एकता की सोच आजकल स्पष्ट हो गई है। यह सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति भी सचेत है और अपनी सीमाओं में रहकर राजनेताओं के मंसूबे अच्छी तरह पहचानने लगा है। अतः राजभाषा के उन्नयन में समर्थ और सार्थक योग उत्साह कम नहीं होता। हमें अनुवाद की बहुत आवश्यकता है। जितने भी शब्द हैं उन्हें अनुवादित करना चाहिए और इसके लिए विद्वानों से संपर्क करना चाहिए। कुछ व्याकरणाचार्य हैं जिनसे संपर्क बहुत जरूरी है। उन्हें पता रहता है कुछ शब्दों को
बनाया जा सकता है, कुछ शब्दों के अनुवाद को हम खुद प्रतिपादित कर सकते हैं, लेकिन उसे मान्यता भी तो मिलनी चाहिए। इसमें सरकार को सहयोग लेने की आवश्यकता है। आइए, इतनी सारी बातें हो गई, तो हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए भी एक कविता प्रस्तुत करती हूँ कि हिंदी अपनी बुनियाद रख रही है। गुणी निकष पर खरी वैज्ञानिक भाषा फिर भी वर्चस्ववाद से लड़ रही है। गुणी निकष पर खरी वैज्ञानिक भाषा वर्चस्ववाद से लड़ रही है। राजनीति के गलियारों से गुजरकर अपनी बुनियाद रख रही है। राजनीति के गलियारों से गुजरकर अपनी बुनियाद रख रही है। हिंदी और कश्मीर दोनों ही हैं भारत माँ की बिंदी। भारत की पावन मिट्टी में है रच के बन गई मेहंदी। हिंदी और कश्मीर दोनों ही हैं भारत माँ की बिंदी। भारत की पावन मिट्टी में है रच के बन गई मेहंदी। यह मेहंदी तो पिस पिस कर ही अपने रंग बिखेरेगी। यह मेहंदी तो पिस पिस कर ही अपने रंग बिखेरेगी। पीछे से फिर विजयी बन स्वयं ही आ जाएगी हिंदी। गुजर गए 74 वर्ष, अब श्वेत केशी अनुभवी संवाद कर रही है। राजनीति के गलियारों से गुजरकर अपनी बुनियाद रख रही है। और आगे बढ़ते हैं। कुछ अपनों में भी है दुश्मन। हरिदत्त गौतम जी, सीमा ठाकुर जी, रजनी साहू जी, आप सभी इस वार्तालाप में और बीच बीच की कविताओं में जुड़ते चले जा रहे हैं। एक जुड़ाव सा अनुभव हो रहा है और इस अनुभूति को आगे लेकर चलते हुए आगे देखते हैं। कुछ अपनों में भी है दुश्मन जो विकास की भाषा बोलते। कुछ अपनों में भी है दुश्मन जो विकास की भाषा बोलते। विकास को कस के कसौटी पर है उल्टी बखिया उधेड़ते। विकास को कस के कसौटी पर है उल्टी बखिया उधेड़ते। मुद्दा कोई बनाओ ऐसा कभी नहीं जिसका हल निकले। मुद्दा कोई बनाओ ऐसा कभी नहीं कोई जिसका हल निकले। कुर्सी चलती इसी से और हल ना करने की सोच ढूंढते। कुर्सी चलती इसी से और हल ना करने की सोच ढूंढते। कितने यहाँ जयचंद विभीषण हिंदी अपनों से फरियाद है कर रही। कितने यहाँ जयचंद विभीषण हिंदी अपनों से संवाद है कर रही। राजनीति के गलियारों से गुजरकर अपनी बुनियाद रख रही। राजनीति के गलियारों से गुजरकर अपनी बुनियाद रख रही। तम की फैली दानवता और चाहे प्रचंड हो दामिनी। अगर होगी अखंड एकता प्रफुल्लित हो जाएगी मेदिनी। है करोड़ों की जनसंख्या यहाँ, संघ यहाँ, शक्ति यहाँ। है करोड़ों की जनसंख्या यहाँ, संघ यहाँ, शक्ति यहाँ। है भारत देश स्वतंत्र और है यहाँ स्वतंत्रता की रागिनी। है भारत देश स्वतंत्र और है स्वतंत्रता की रागिनी। आगे बढ़ें हम मिलजुल कर हिंदी राजभाषा राष्ट्रभाषा की बुनियाद रख रही। राजनीति के गलियारों से गुजरकर अपनी बुनियाद है रख रही। राजनीति से गलियारों से गुजरकर अपनी बुनियाद है रख रही। यह थी राजनीति को अपनी बातों में सम्मिलित करते हुए उन पर एक कटाक्ष करती हुई एक कविता। और जैसा कि मैंने पहले बताया, हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और कोई भी अक्षर ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी कुछ कारण है। अंग्रेजी भाषा में
यह बात देखने में नहीं आती है। जैसे क ख ग घ अंग, ये कंठव्य कहे गए हैं क्योंकि हम इसे कंठ से बोलते हैं। च छ ज झ इय, ये तालव्य कहे गए क्योंकि इसमें तालु का सहयोग होता है। और ट ठ ड ढ अण, ये मूर्धन्य है। इन्हें मूर्धन्य कहा गया है क्योंकि इनका उच्चारण जीभ के मूर्धा से लगने पर ही होता है। जब तक जीभ से इसका स्पर्श नहीं होगा तब तक हम ये इस वर्ण को बोल नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें मूर्धन्य कहा गया है। त थ द ध न, ये दंतीय कहे गए क्योंकि इनके उच्चारण के समय जीभ दांतों से लगती रहती है, इन्हें दंतव्य कहा गया है। प फ ब भ म, ये ओष्ठ्य कहे गए हैं। दो जब स्पर्श होता है तो उच्चारण ओठों के मिलने पर होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य कहा गया है। शेफाली श्रीवास्तव जी नमस्कार। आइए आगे देखते हैं। प फ ब भ म, ये ओष्ठ्य कहे गए हैं। और य र ल व अंतस्थ है क्योंकि इनके उच्चारण के समय ध्वनि अंदर से निकलती है। य र ल व, और उसके बाद श श स ह, ये ऊष्म कहलाते हैं क्योंकि इनके बोलने से अंदर से ऊष्मा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म कहा गया है। और इसके अलावा भी हिंदी जैसी लिखी जाती है वैसे ही छपाई में भी प्रयुक्त होती है। इसके विपरीत अंग्रेजी भाषा के अक्षर 4 प्रकार के होते हैं, छपाई के बड़े और छोटे और लिखाई के बड़े और छोटे। हिंदी भाषा में जितनी ध्वनियाँ होती हैं उतने अक्षर हैं। अंग्रेजी में ख को KH लिखा जाता है, घ के लिए GH है तथा ठ के लिए TH है और द के लिए भी TH ही प्रयोग में लाया जाता है। ये सभी थोड़ी बहुत अंग्रेजी भाषा की त्रुटियां हैं। अंग्रेजी में GH से फ की ध्वनि निकलती है, जैसे एनफ, रफ, कफ, लाफ, टफ। ये जो हैं ये त्रुटियां हैं अंग्रेजी भाषा की, मगर ये प्रयोग में सदियों से आती चली जा रही हैं, तो हमने रोमन में इनको वैसे ही रख लिया है और हम इसे प्रयोग करते ही रहेंगे। मगर त्रुटि तो है, लेकिन हिंदी में ऐसी बात नहीं है। GH का उच्चारण भी कभी कभी गायब हो जाता है अंग्रेजी भाषा में। ऑल्दो, दो, थ्रू, इसमें GH का उच्चारण भी नहीं होता है। हम अपनी भाषा पर गर्व करते हैं, गर्व करना चाहिए, परंतु लोगों को इसका कारण भी बताना चाहिए कि यह वैज्ञानिक भाषा है और इसका सहयोग बहुत जरूरी है। हम गद्य या पद्य लिखते हैं। गद्य जब हम लिखते हैं सामान्यतः मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा गद्य कहलाती है। हम कुछ भी लिखना चाहते हैं तो अपनी भाषा में लिखते हैं या जिस भाषा में हम लिखना चाहते हैं उस भाषा में लिखते हैं, तो वह गद्य इसलिए कहलाता है क्योंकि जो हमने अपने अंदर सोच कर रखा है उसको हम उस भाषा में लिखकर समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें केवल आंशिक सत्य है क्योंकि इसमें गद्यकार के रचनात्मक बोध की ही संवेदना होती है। साधारण व्यवहार की भाषा भी गद्य तभी कही जा सकती है जब यह व्यवस्थित और स्पष्ट होती है। रचनात्मक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए गद्य को मनुष्य की साधारण किंतु व्यवस्थित भाषा या उसकी विशिष्ट अभिव्यक्ति कहना ही अधिक समीचीन होगा।
भाषा ही एक साधन है। वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और इसके लिए हमें वाचिक ध्वनियों का उपयोग करना पड़ता है। अगर ध्वनियाँ नहीं हैं तो अपनी बात समझाना बहुत मुश्किल है। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। किसी भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतिनिधि स्वयं एक व्यवस्था में मिलकर एक संपूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं। व्यक्त नाद की वह समष्टि है जिसकी सहायता से किसी एक समाज या देश के लोग अपने मनोगत भाव को, विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का यह समूह जिसमें हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, उसे गद्य कहा जाता है। गद्य के साथ साथ हमें पद्य की भी आवश्यकता है। और पद्य में कविता क्या है? कविता अपनी अंतरात्मा की संवेदना के उद्गार है। कविता अपनी अंतरात्मा की संवेदना के उद्गार हैं। कविता हमारे अपने अनुभवों की आवाज़ है, एक दस्तावेज है। हमारे जीवन में सुख और दुख की कबड्डी चलती रहती है, और जिसकी जीत होती है उसे हमारे मन के कोटर में रहने की जगह मिल जाती है। सुख और दुख तो जीवन में साथ चलते हैं। कभी सुख की छाँव लंबी हो जाती है, कभी दुख की छाँव लंबी होती है। कोटर का पंछी जब भी बोलता है, जब भी उसकी आवाज़ गूंजती है, हमारी संवेदना प्रभावित होती है। उस संवेदना की छत्र छाया में कविता का फूल खिलता है। कभी फूल खिल नहीं पाते और अश्रु की धार में कली के रूप में वे अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। दुख के सागर में कविता की कल्पना इस कदर मुरझा जाती है कि दर्दीले शब्द भी फूट पड़ते हैं, और जब फूल खिलते हैं तो मयूर की तरह कविता नर्तन करती है। आनंदित मन के शब्द गुनगुना उठते हैं और कविता स्वतः गतिमान हो जाती है। आप देखिए कि गद्य और पद्य में कितना अंतर है। गद्य में हम अपने मन के भावों को लिखकर जिस प्रकार से बोलते हैं उस प्रकार से समझाते हैं, लेकिन कविता में वैसी बात नहीं है। कविता में हम अपने मन के भावों को लयात्मकता से समझाते हैं, और लयात्मकता जब आती है तो वह अपने आप एक रवानी में चलने लगती है, और तब हम उसे कविता कहते हैं। गद्य विधा हो या पद्य विधा हो, लघु कथाएं, आलेख और संस्मरण सभी एक जैसे ही होते हैं। सभी में शीर्षक देना भी जरूरी होता है। हम कुछ भी लिखें, शीर्षक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शीर्षविहीन अगर धड़ है तो उसे पहचानना मुश्किल है। उसी प्रकार हम जब गद्य लिखते हैं, पद्य लिखते हैं, लघु कथा हो, कहानी हो, संस्मरण हो, शीर्षक अगर नहीं देते हैं तो प्रभाव नहीं पड़ता है। शीर्षक से बात समझ में आ जाती है कि जो लिखा गया है उसमें क्या कहा गया है, और जब हम उसको समझ जाते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है तो हमारे लिए समझना कठिन नहीं होता है, क्योंकि लेखक, कवि अपने मस्तिष्क से लिखता है, और सामने वाला जब पढ़ता है तो उसके मस्तिष्क में झांक कर पढ़ता है। इसलिए हमें लिखने की आवश्यकता जब पड़ती है, हम जब लिखते हैं तो अपनी बात हम तभी समझा पाते हैं जब हम उसे अपनी भाषा में लिखते हैं, और अपनी भाषा में लिखकर उसे अच्छी तरह से समझाते हुए लिखते और चलते हैं। शीर्षक देते हुए चलेंगे
तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, समझ में आएगा, आनंद आएगा। दूसरी बात यह है कि शब्दों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लोग शब्दों पर ध्यान नहीं देते। कौन से शब्द कहाँ पर सटीक बैठते हैं, उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ योजक चिन्ह लगाने पड़ते हैं। मिलते जुलते शब्दों पर योजक चिन्ह अगर आप नहीं लगाएंगे, जैसे गली गली, घर घर, तो पढ़ने से वह प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी जो योजक चिन्ह को लगाने से मिलती है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है और भाषा दोष के उत्पन्न होने पर हमें समझने में कठिनाई होती है। आजकल की कविताएं गद्यात्मक हो गई हैं। गद्यात्मक कविताओं को लिखने में भी उसमें लयात्मकता बहुत जरूरी है, वरना वह तो गद्य हो जाएगा और सारे वाक्य अगर आप मिला लेंगे तो गद्य का प्रारूप हो जाएगा। इसलिए गद्य और पद्य में बहुत अंतर होता है। हमारी भाषा वैज्ञानिकता की दृष्टि से बिल्कुल खरी उतरती है, तो इसलिए हमें उन्हें समझ कर लिखना बहुत ज़रूरी है। और हम जब समझ कर लिखते हैं, ऐसी भी कोई कठिन बात नहीं है। अगर आप अपने आप को सीखने की दृष्टि से पढ़ेंगे और सीख कर शब्दों को सटीक लिखेंगे तो आपका भी गद्य और पद्य उच्च कोटि का हो जाएगा। एक तो शीर्षक देना जरूरी है, दूसरा योजक चिन्हों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आइए, कविता क्या है, इस पर मैंने एक कविता लिखी है, उसे समझाते हैं। द्रवित संवेदित हृदय की कल्पना से स्पंदित कविता होती है मुखरित। द्रवित संवेदित हृदय की कल्पना से संवेदित कविता होती है मुखरित। संवेदना की बारिश में अक्षरों की प्रार्थना होती है अंकुरित। संवेदना की दृष्टि से अक्षरों की प्रार्थना होती है अंकुरित। शब्दों की डोली उतरी पनघट पर, शब्दों की डोली उतरी पनघट पर, परछाई से रास्ता रही है पूछ। परछाई से रास्ता रही है पूछ। उजाले को लीलता अंधियारा, उजाले को लीलता अंधियारा, परछाई जाने कहाँ गई कूच। परछाई जाने कहाँ गई कूच। भटके शब्दों में फिर जंग छिड़ी, भटके शब्दों में फिर जंग छिड़ी। अफरा तफरी और मच गई लूट, अफरा तफरी और मच गई लूट। बिछड़े अपने संगी साथी, बिछड़े अपने संगी साथी, थे मेले रेले सब पीछे छूट, थे मेले रेले सब पीछे छूट। भेजे कहाँ शब्द मधुर पाती, भेजे कहाँ शब्द मधुर पाती, ऐसे अश्रु की दुनिया होती है विकसित। जब मन द्रवित हो जाता है, आंखों में अश्रु आ जाते हैं, आप से आप वह अनुभूति ही कुछ और होती है। और उस अनुभूति में जब आप कुछ सोचते हैं तो वह गद्य नहीं होता है, वह पद्य होता है, कविता ही निकलती है मुख से। और उस समय जो आप सोचते हैं वह बहुत सत्य होती है। और अगर आप उसे लिखते जाएं और एक बार दो बार पढ़कर उसे सुव्यवस्थित कर ले तो वह एक नई कविता बन जाती है। कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजी होगा ज्ञान। कहा ही जाता है कि मन दुखित होता है तब भी कविता फूटती है, मन आश्चर्यचकित होता है तब भी कविता फूटती है, और मन जब खुशी से नाचता है तब भी कविता फूटती है। इसका अर्थ यह है कि हमारा जो जीवन है वह रसों के साथ चलता है। 9 रस तो मान्य हैं, उन 9 रसों के साथ ही यह
कविता चलती है, लेकिन वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी हम इनकार नहीं कर सकते। उनको साथ लेते हुए सुख दुख